हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2024 के 20 फरवरी के सभी शिफ्ट के प्रश्न इस वीडियो में हम करेंगे। कंप्लीट पेपर एनालिसिस, जिनका भी पेपर अभी होना है वो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाए कंप्लीट। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को स्टार्ट करते पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप का संबंध हो जाएगा हॉकी खेल से। हॉकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं हॉकी से संबंधित और कौन कौन से कप और ट्रॉफी हैं। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, ये किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित। आगा खां कप, इसका भी संबंध हो जाएगा हॉकी से। और सुल्तान अजलान शाह कप, ये भी हॉकी से संबंधित हो जाएगा। और वेलिंगटन कप, ये भी हॉकी से संबंधित है। और बैटन कप, ये भी हॉकी से संबंधित है। ये सभी फैक्ट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे? पंडित बिरजू महाराज, इनका संबंध हो जाएगा लखनऊ घराना, कालका बिंदादिन घराना। और पंडित बिरजू महाराज ये कथक से संबंधित थे, जिनको 1986 के अंदर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और 2022 में इनका निधन हो गया था। पंडित बिरजू महाराज, लखनऊ घराना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं, अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना घराना कौन सा है तो ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना हो जाएगा। ये सबसे बड़ा ख्याल घराना है। और इनके जन्मदाता कौन हो जाएंगे? उस्ताद नक्तक पीर बख्श। ये फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना है। इसी के साथ देखते हैं मेवाती घराने के बारे में। इसके ऊपर भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। इसके संस्थापक हो जाएंगे नजीर खान। और शिष्य पंडित जसराज, मोतीराम, मणिराम और संजीव। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने पंडित जसराज के नाम पर एक सुदूर अंतरिक्ष में एक माइनर ग्रह का नाम भी रखा गया है। ये फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं बनारस घराने के मुख्य संगीतज्ञ कौन कौन है। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित रामशराय मिश्र। और तबला वादक कौन कौन है? पंडित कंठे महाराज, पंडित अनोखे लाल, पंडित किशन महाराज। और पखावज और मृदंग वादक कौन कौन है? पंडित मदन मोहन, पंडित भोलेनाथ पाठक। सितार वादक पंडित रविशंकर, पंडित अमरदत्त शर्मा। और पखावाज में एक महत्वपूर्ण नाम भी याद कर सकते हैं, केलुचरण महापात्रा। ये सभी फैक्ट भी हमें ध्यान में रखने। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारत में कितने वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी। तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका थी MS सुब्बुलक्ष्मी। ये फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना है। इसी के साथ देखते हैं 2024 के अंदर किन किन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कर्पूरी ठाकुर को, और लाल कृष्ण आडवाणी को, PV नरसिम्हा राव को, चौधरी चरण सिंह को, और MS स्वामीनाथन को। इन सबको भी 2024 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो इनके ऊपर भी प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, भयमुक्त राज्य बनाने के लिए 2023 का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को ही भारत में रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। योगी आदित्यनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2015 में योजना आयोग को किस नाम के साथ बदल दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग नाम रख दिया गया था 2015 में योजना आयोग का। योजना आयोग के बारे में देखते हैं। ये गठित हुआ था 1 जनवरी 2015 को, और इसका मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में। और अध्यक्ष होते हैं, जो भी PM होते हैं वर्तमान में, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं जो कि इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष ये हो जाएंगे BVR सुब्रमण्यम। ये सभी पॉइंट्स भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
अध्यक्ष हैं नवनीत कौर। नवनीत कौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक हो जाएंगे ज्योतिराव फुले। 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिराव फुले द्वारा ही स्थापित किया गया था एक सामाजिक सुधार समाज। अगर पूछा गया होगा प्रश्न की समाज कौन सा किया था, तो सामाजिक सुधार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और सत्यशोधक समाज के संस्थापक हो जाएंगे ज्योतिराव फुले। अगला प्रश्न देखते हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद मोटेरा स्टेडियम, गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसुरी वादक। इसी के साथ अन्य वादक और वाद्य यंत्र के बारे में देख लेते हैं। संतूर वादक कौन कौन हो जाएंगे? पंडित शिवकुमार शर्मा और भजन चौपारी। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, और राकेश चौरसिया का संबंध भी बांसुरी से हो जाएगा। और तबला वादक कौन कौन है? जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष। सरोद वादक अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अहमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता। और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, कृष्णाराम चौधरी, अली अहमद हुसैन। सितार वादक हो जाएंगे पंडित रवि शंकर, साहिद परवेज खान, अनुष्का शंकर। और सारंगी वादक शंकुर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा और सुल्तान खान। ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? भारत के संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य। केरल राज्य में महिला की साक्षरता दर सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। पुरुषों की हो जाएगी 96.1% और महिलाओं की हो जाएगी 92.1%, और सबसे कम हो जाएगी बिहार राज्य में। पुरुषों की हो जाएगी 71.2% और महिलाओं की हो जाएगी 51.5%। इसी के साथ देखते हैं, भारत का साक्षरता दर कितना था 2011 के अनुसार? 74.04, और पुरुषों का हो जाएगा अलग से देखा जाए तो 82.14 और 65.46 हो जाएगा महिला का साक्षरता दर। और केरल राज्य में 94 और 96.11 पुरुष का हो जाएगा और महिलाओं का हो जाएगा 92.07। और लक्षद्वीप का अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा लक्षद्वीप का, और सेकेंड नंबर पर आ जाएगा दादर नगर हवेली। लक्षद्वीप का हो जाएगा साक्षरता दर कुल 91.85 और पुरुषों का 95.56 और महिलाओं का हो जाएगा 87.95। मिजोरम राज्य का देखा जाए तो कुल साक्षरता हो जाएगी 91.33 और पुरुषों का 93.35 और 89.27 हो जाएगी महिलाओं का। अगला प्रश्न देखते हैं, लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय टेनिस खिलाड़ी से संबंधित है लिएंडर पेस का संबंध। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस अब्दुल नजीर। 13 फरवरी 2023 को बने थे एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। और आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगनमोहन रेड्डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है, ऑप्शन में दे रखा था ईगल, इसका संबंध गोल्फ से हो जाएगा, तो ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है। और इसी के साथ देख लेते हैं क्रिकेट में उपयोग में किए जाने वाले शब्द कौन कौन से हैं। मेडन ओवर, फ्लो ऑन, रबर, कैच, बाउल, रन आउट, विकेट, नॉट आउट, नो बॉल, वाइट बॉल, डेड बॉल, ये सभी भी आप पॉइंट्स ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू कप पूछा गया तो उसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है नेहरू कप, और नेहरू ट्रॉफी का संबंध हो जाएगा नौका दौड़ से। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान समय में भारत के दूसरे सीडीएस कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट अनिल चौहान। और प्रथम कौन थे?
प्रथम CDS हो जाएंगे बिपिन रावत, जिनको 2022 के अंदर पद्म विभूषण दिया गया। तो लेफ्टिनेंट अनिल चौहान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बोनालू किस राज्य का वार्षिक त्यौहार है? बोनालू तेलंगाना का एक वार्षिक त्यौहार है। ये जुलाई अगस्त में आषाढ़ मास के महीने में मनाया जाता है, जिनमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है और ये 1 महीने तक चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का नृत्य है? उत्तर प्रदेश के नृत्य देख लेते हैं। कथक, कथक उत्तर प्रदेश का, और कथक उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे? चरकुला, रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, दादरा और कजरी नृत्य, ये सभी उत्तर प्रदेश के नृत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, ध्वनि का एसआई मात्रक क्या है? ध्वनि का एसआई मात्रक हो जाएगा डेसिबल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के परिसीमन आयोग के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 के अधीन राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के प्रावधानों के अनुसार राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 निर्वाचन क्षेत्र और कम से कम 60 निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, जनगणना 2011 का विषय क्या था? जनगणना 2011 का विषय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 2 चरण में कराए गए थे और इसका शुभंकर हो जाएगा शिक्षिका। और जनगणना 2021 जो कि 2021 में नहीं होकर के 2022-23 में करवाई गई थी, उसकी थीम हो जाएगी जन भागीदारी से जन कल्याण। अगला प्रश्न पूछा गया था, आरबीआई से संबंधित आरबीआई के प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभूतियों में लेन देन और मौद्रिक नीति बनाना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अमृतसर की संधि कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1809, इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर की संधि महाराणा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, जिसमें अंग्रेज में चार्ल्स मेडकैप और गवर्नर जनरल थे उस टाइम लॉर्ड मिंटो प्रथम। और चार्ल्स मेडकैप को भारत में प्रेस की मुक्तिदाता भी कहा जाता है, ये फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना है। और इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी 1765 के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में पूछा गया था, झांसा देना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा धोखे में डालना या फिर धोखा देना। अगला प्रश्न पूछा गया था, मुहावरा अलादीन का चिराग, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या था? इसका उचित अर्थ हो जाएगा आश्चर्यजनक या फिर अद्भुत वस्तु, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ हो जाएगा अपना काम निकालना। और पीठ दिखाना का हो जाएगा भाग जाना। और 9 2 11 होना का भी अर्थ होता है भाग जाना। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाथ के द्वारा लिखी गई लिपि को क्या कहते हैं? हाथ के द्वारा लिखी गई लिपि को कहते हैं पांडुलिपि। पांडुलिपि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, ठिकाना न रहना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बेघर होना। बेघर होना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता कौन सा अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता ये अनुच्छेद 44 में इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा नागल बांध, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर 856 फीट ऊंचे और टिहरी बांध के बाद में ये दूसरा सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना ये शुरू हुई थी 28 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में विश्व स्तर पर सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से ये एक हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना।
अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने लोग शामिल हुए थे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने लोग शामिल हुए थे। इसके संस्थापक और महासचिव हो जाएंगे ए.ओ. ह्यूम थे, और जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। तो 72 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे कांग्रेस अधिवेशन के। ये सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो अगली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वें सिख गुरु कौन थे। 10वें सिख गुरु हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, हाईकोर्ट में रिट किस अनुच्छेद में जारी करता है। हाईकोर्ट रिट जारी कौन से अनुच्छेद में करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार होता है, और हाई कोर्ट को होता है 226 अनुच्छेद के अंदर। तो हमें सुप्रीम कोर्ट का भी याद रखना है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में करता है हाई कोर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, सदिश अदिश राशियों में क्या अंतर है। जिस भौतिकी राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों नियत होती हैं उसे सदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, वेग, बल, संवेग। और जिन राशियों में केवल परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि कौन कौन सी होती है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ताप और समय इत्यादि, ये सभी हो जाएंगे अदिश राशियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। हम्पी उत्सव नृत्य ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, जिसे हम्पी में स्मारकों के समूह के रूप में भी जाना जाता है, और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर पूर्व मध्य कर्नाटक के अंदर स्थित है। कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथक कहाँ का नृत्य है। कथक नृत्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश का नृत्य। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का केमिकल नाम क्या है। विटामिन ई का केमिकल नाम हो जाएगा टोकोफेरोल। अगला प्रश्न है, उस्ताद विंदा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारंगी वादक हैं ये उस्ताद विंदा खान। इसी के साथ अन्य फैक्ट देखते हैं, उस्ताद विंदा खान इनका जन्म 20वीं शताब्दी में दिल्ली में संगीतकारों के परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने अविज्ञा आंदोलन को स्थगित करने तथा कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के आश्वासन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये सभी थर्ड शिफ्ट के प्रश्न है, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। भारत 7 देशों के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। कौन कौन से 7 देश हो जाएंगे, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये सभी देश हो जाएंगे जिनके साथ समुद्री सीमा साझा करता है भारत। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, और अनुच्छेद 32 है इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के संदर्भ में रिट जारी कर सकते हैं। मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस पंचवर्षीय योजना में पहली आईआईटी का गठन किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या हो जाएगा, 1951 से 1956 तक। और ये कौन से मॉडल पर आधारित थी, हेरेन-डोमर मॉडल के ऊपर आधारित थी। पहला भारतीय जो आईआईटी था वो 1951 में खड़गपुर में स्थापित करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति में किस अनाज का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था। हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था गेहूं का। गेहूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मैसूर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है। मैसूर दशहरा मनाया जाता है कर्नाटक राज्य में। ये एक 10 दिवसीय त्यौहार है
जो कि कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिन विजयदशमी से होता है ये त्यौहार का शुरुआत और हिंदी कैलेंडर के अनुसार आश्विन महीने के अंदर मनाया जाता है और आमतौर पर ये सितंबर और अक्टूबर के महीने में आता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध बुंदेलखंड से है। बुंदेलखंड के लोकप्रिय नृत्य हो जाएंगे बधाई नृत्य, राई नृत्य, बरेदी नृत्य, सेरा नृत्य, कन्नाडा नृत्य, नौरता नृत्य, ये सभी बुंदेलखंड से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मटकी मध्य प्रदेश राज्य का ही एक प्रमुख लोक नृत्य, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया, डीपीएसपी से संबंधित हैं और ये कौन से अनुच्छेद में आता है। अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। हॉकी से संबंधित सभी कप के बारे में हर शिफ्ट में प्रश्न बना तो ये सभी आपको ध्यान में रख के जाना है। अगली शिफ्ट में आने वाले एग्जाम में क्रिकेट के बारे में पूछा जा सकता है, क्रिकेट के कौन से कप हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। हरित क्रांति के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1965 के अंदर और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1961 से 1966 के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत विकास लक्ष्य 9% रखा गया था, लेकिन 8% ही प्राप्त कर सके थे। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में लक्ष्य 4%, 10% और 9% था। इस योजना में समावेशी विकास की अवधारणा को शामिल करते हुए 10 वर्षों के प्रति व्यक्ति आयु को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। प्रति व्यक्ति आयु को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। ये थे सभी 20 फरवरी को पूछे गए एसएससी जीडी 2024 के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।